प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, कुछ नए विषय, कुछ नई ऊर्जा के साथ, कुछ नई प्रेरणाओं के साथ, क्योंकि ये कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात पर आधारित। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में हर महीने जो नए नए विषय चुनकर लाते हैं, दरअसल ऐसे व्यक्तियों के बारे में उनके माध्यम से जानकारी मिलती है या ऐसे विषयों के बारे में जानकारी मिलती है जो शायद सामान्यतः किसी और माध्यम से हमको मिल नहीं पाती। और उसमें कुछ उनकी चिंताएं भी होती हैं। चिंताएं, उदाहरण के लिए मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया इस बात का कि हम जब बड़ी श्रद्धा भाव से किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, कोई तीर्थ करने जाते हैं, हमारे मन में एक भाव होता है, लेकिन उस भाव के अनुरूप अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, यानी साफ सफाई के प्रति हम अपने आप को जागरूक नहीं रखते या लापरवाही करते हैं, तो श्रद्धा में कहीं ना कहीं ये चोट लगने वाली बात है। किसी और को भी बुरा लगेगा, किसी को भी लग सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रकृति को इसका आघात सहना पड़ता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की अगर हरकत किसी की वजह से होती भी है तो उसका निराकरण किया जाए, प्रकृति को कोई चोट ना पहुंचे, हमारी आस्था पर कोई आंच ना आए और हम अच्छे मन से, अच्छे भाव से अपने तीर्थ कर्म को पूरा करें, दर्शन करें और श्रद्धा के भाव से आनंद का अनुभव करें। आपको याद ही होगा, उत्तराखंड में 4 धाम की जो पवित्र यात्रा चल रही है उसके बारे में विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया था, थोड़ी पीड़ा के साथ, कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं, जिनके माध्यम से वहां पर गंदगी फैलती है। और एक प्रेरणादायक बात जो उन्होंने की वो उन व्यक्तियों का उल्लेख करके जो ऐसी गंदगी को हटाकर पूरे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में एक नाम मनोज मेंजवाल का है और साथ ही साथ सुरेंद्र बगवाड़ी जी, चंपा जी, ये सभी 3 नाम जिनका प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया था, इनसे आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। यानी देवभूमि उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहां के इन प्रयासों के बारे में भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आइए पहले वो अंश तो सुन लें जिसमें प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में इस विषय को लेकर अपनी चिंता और अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सबको प्रेरित किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में से कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। साथियों, ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय अनुभूति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं।
इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। तो श्रोताओं, सुना आपने प्रधानमंत्री महोदय ने जो उल्लेख किया, और उस उल्लेख में 3 नाम जो आए, उसमें एक नाम, एक व्यक्ति मनोज बेंजवाल, जिनसे हम सीधे इस समय जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन के जरिए, जो कि उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग क्षेत्र में ये लगातार सक्रिय रहते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। आपको बधाई इस बात की कि प्रधानमंत्री महोदय ने आपके उल्लेख किया मन की बात में। मेरा सौभाग्य है कि मेरा सेवा का उन्होंने मुझे रिवॉर्ड दिया है। मुझे लगता है कि ये वाकई जब इस स्तर पर अगर किसी कार्य की पहचान बनती है और प्रशंसा मिलती है तो निश्चित रूप से बहुत हौसला बढ़ता है। लेकिन ये है कि आपका उद्देश्य इस क्षेत्र में आकर इतने वर्षों से, मेरा ख्याल है आप पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। जी। किस तरह का कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं? 1997 से विद्यार्थी जीवन से काम प्रारंभ किया। 2003 में भगवान केदारनाथ जी की तपस्थली में एक जागृति सोसाइटी के नाम से एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके माध्यम से कुछ युवाओं को लेकर के कार्य प्रारंभ किया, और उसके बाद निरंतर हिमालयी क्षेत्रों में, बुग्यालों में, तीर्थ स्थानों में हम ये कार्य करते रहे। और अभी 2006 में गंगा आरती का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें हमारे साथ महिलाएं प्रतिभाग करती थी और दैनिक जो है गंगा पूजन होता था। तो 2019 के बाद सेवा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर के मैं प्रवाह नाम से एक कार्यक्रम पे कार्य कर रहा हूँ। 4 गांव मेरे पास ऐसे हैं जिनमें मैं कार्य कर रहा हूँ। गुप्तकाशी के पास के देवर, सांकरी, भैंसारी, गुप्तकाशी। मनोज जी, आपका जो प्रवाह है ये निश्चित रूप से एक बहुत विशेष प्रयास है, काम है आप लोगों का। लेकिन उसके पहले कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब आप पढ़ाई करते थे छात्र जीवन से, तभी से आप पर्यावरण को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं और इस क्षेत्र में आप लगातार काम करते रहे हैं। तो ये जो संवेदनशीलता है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? कब से शुरुआत की आपने? जी, निश्चित रूप से इसकी प्रेरणा मुझे बचपन से ही मिली है। माता जी ने वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया था, वन लगाने के लिए। अच्छा। और तब से जो है पेड़ों से और प्रकृति से लगाव था। उसी पीड़ा को लेकर के विद्यार्थी जीवन से युवाओं के साथ जो है ऐसे तमाम जो है स्वच्छता के कार्यक्रम किए। आपका जो गांव है, मेरा ख्याल है आप बैंजी गांव का नाम है आपके? जी, बेंजी गांव। तो ये किस जगह है? उसका एरिया कौन सा है? ये अगस्त्य मुनि के पास है, रुद्रप्रयाग जिले में। मुझे लगता है कि जैसे अगस्त्य मुनि का नाम आप बता रहे हैं, ये ब्लॉक का नाम है ना आपके? जी। तो अगस्त्य मुनि के नाम से जुड़ा हुआ स्थल का नाम है, तो निश्चित रूप से बहुत धार्मिक और ऐतिहासिक जगह होंगी वहां पर इस तरह की। जी। तो लोग तो वहां आते रहे होंगे बहुत पुराने समय से। हमारा गांव वैसे भी माने धार्मिक रूप से हमारे धर्मगुरु जो हैं यहाँ के, जो शंकराचार्य हैं माधवाश्रम जी महाराज, वो मेरे गांव से हैं। तो मनोज जी, ये तो प्रेरणा मिलती है धर्म से हमें कि प्रकृति की रक्षा हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है उसमें तो हम पेड़ पौधों तक की, पशु पक्षियों तक की पूजा करते हैं। लेकिन ये जो गंदगी कहीं ना कहीं पर्यटकों के माध्यम से या तीर्थयात्रियों के माध्यम से आपको नजर आती है, उससे निश्चित रूप से तकलीफ होती होगी आप लोगों को। निश्चित रूप से तकलीफ तो काफी है, और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये अनियंत्रित हो चुका है। सभी नदी नाले आज जो है प्लास्टिक से पटे हुए हैं, और गंदगी जो है इस कदर है कि नाले बिल्कुल सूख चुके हैं। लेकिन आप जब ये चीजें इकट्ठी करते हैं आप लोग, तो उसका क्या करते हैं? पहले तो हम किसी अथॉरिटी को, वन विभाग और अथॉरिटी को देते थे, लेकिन हमने इसको फॉरवर्ड लिंकेज का सिस्टम नहीं देखा, तो अभी खुद हम जो है फॉरवर्ड लिंकेज के लिए प्रयास कर रहे हैं। फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब क्या मनोज जी? हम कूड़ा एकत्रित करते हैं, उसके बाद उसको इकट्ठा करके फिर जो है उसको दोबारा रियूज और रिसाइकल में आए, इसलिए जो है उसको आगे भेज करके रियूज और रिसाइकल हो, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि स्थानीय स्तर पर छोटी जगहों पर ये व्यवस्था तो होना मुश्किल होता है जी। तो आप ये सोचते होंगे कि मान लीजिए अगर आपके गांव में कूड़ा इकट्ठा हुआ तो कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि टाउन एरिया या जो आपका थोड़ा बड़ा कस्बा या नगर है वहां तक उसको पहुंचाया जा सके जहां वो रिसाइकिल हो सके। जी, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी आपके आसपास किस तरह के धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल हैं जहां लोग आते हैं बाहर से? मेरे जिले में तो 5 पंच केदारों में से 3 केदार हैं। अच्छा। केदारनाथ जी, मदमेश्वर जी, तुंगनाथ जी। उसके अलावा काली माँ का स्थान है, अगस्त्य ऋषि का स्थान है, भगवान कार्तिक का स्थान है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम उत्तराखंड के उन स्वच्छता सेनानियों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, उत्तराखंड में, खासतौर पर जो चारधाम यात्रा से संबंधित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पर्यटकों या तीर्थयात्रियों की वजह से या स्थानीय कारणों से अगर गंदगी होती है प्रकृति के लिए जो बहुत घातक बन जाती है, उसके निस्तारण के लिए और धरती को अपनी बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं,
ऐसे 3 विभूतियों से, व्यक्तियों से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले मन की बात में जिक्र किया था, उनके काम को लेकर उल्लेख किया था। और इस समय हम फिलहाल बातचीत कर रहे हैं मनोज बैंजवाल से। एक आप लोगों ने जो सेवा फाउंडेशन के माध्यम से भी स्वच्छता अभियान चलाया था, ये क्या है मनोज जी? ये प्रवाह नाम से जो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया 2019 से, ये 4 गांवों में है। इसका जो मतलब है पार्टिसिपेटरी रिजेनरेशन, अफॉरेस्टेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट अलोंग हिमालयन स्प्रिंग जी। ऐसा जो प्रकृति के संरक्षण में जन सहभागिता के आधार पर हम लोग चाहते हैं कि जो गदेरे सूख गए हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए। गदेरे का मतलब क्या समझा जाए? जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं, अच्छा, इनसे नदियां बनती हैं। नीति आयोग ने इस बात को लेके एक रिपोर्ट भी जारी की थी और उसमें ये चिंता जाहिर की गई थी कि लगभग 50% ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं। जी, ये सच है? ये सच है। और नदी जो है केवल जो है ग्लेशियर से नहीं बनती है, उसमें अलग अलग जो है जल प्रवाह क्षेत्रों से छोटे छोटे जो है जलधाराएं मिलती हैं, तो फिर नदियों का प्रवाह बढ़ता है। तो अगर प्रकृति पर कोई आंच आती है या प्रकृति पर कोई इस तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है ग्लेशियर सूखने से या प्लास्टिक के लगातार इस्तेमाल से, गंदगी से, कूड़ा कचरा से, तो पूरा पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है मनोज जी। तो उसमें बल्कि जंगलों का कटना भी है या प्राकृतिक संसाधनों का जो ज्यादा लोग दोहन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब तो परिस्थितियां बदली हैं, मुझे लगता है गाँव में। आप बताएंगे इसके बारे में बेहतर कि जो खुले में शौच की एक आदत थी या जो और तरह की गंदगी खुले में फेंकने की, वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अंकुश थोड़ा लगा है गांव में उस पर। इसका उदाहरण ये है कि चंपा देवी, जिनका नाम आप मन की बात में आया है जी, उन्होंने हमारे प्रयासों से उस गांव में, जो कि ओडीएफ था, ओपन डेफिकेशन फ्री था, पर लेकिन वहाँ खुले में शौच होता था। अच्छा। लेकिन उन्होंने उस गांव के लोगों को जागरूक करके वहाँ पर जो है शौचालय के उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो इसमें आपने वेस्ट मैनेजमेंट को या कूड़ा निस्तारण या उसका प्रबंधन है, उसको भी आपने शामिल किया हुआ है। कूड़े के प्रबंधन के बारे में क्या वहाँ आप लोग करते हैं, कैसे करते हैं? कूड़ा प्रबंधन के लिए अभी हमने सभी लोगों को ये कहा है कि आप सोर्स लेवल पर सेग्रीगेशन करिए, ठोस कूड़ा और वेट जो गीला कूड़ा उसको अलग कीजिए। उस कूड़े को जब आपके पास ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको संग्रहित करेंगे और उसके बाद उसको जो है आगे ले जाएंगे। जो गीला कूड़ा है उसके हम कंपोस्ट बनाने के लिए हमने लोगों को प्रेरित किया है। इसमें वृक्षारोपण को भी आप लोगों ने शामिल किया है जी। किस तरह के वृक्षों को आप प्राथमिकता देते हैं जो वहाँ पे लगाई जा सकती हैं? जमीन में पानी बढ़ाने वाले जो वृक्ष हैं वो अधिकतर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं। अच्छा। तो उनको ही हमने इसमें शामिल किया। लगभग 750 के करीबन वृक्ष जो है 4 गांवों में लगाए। मनोज जी, ये सारा इतना अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं और उसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने की, तो स्वाभाविक सी बात है, वैसे ये साबित होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है स्थानीय स्तर पर भी और पूरी प्रकृति के लिए, देश के लिए। कहीं कोई फंड हमने कहीं से वो नहीं किया है, तो हम इसको पार्टिसिपेटिव बेस कर रहे हैं, जन सहभागिता के आधार पर कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है जो पर्यटक या तीर्थयात्री वहाँ आते हैं, चारों धाम की यात्रा हो या अन्य समय में भी। अब वो सोर्स पर या कहीं शुरुआती स्तर पर ही इस तरह की रोकथाम की चर्चा या व्यवस्था क्या हो सकती है, या आप लोगों ने कोशिश की है प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर, कि कहीं न कहीं वहां तक पहुंचने से पहले ही प्लास्टिक की जो चीजें जाती है, पॉलिथीन जो जाता है या जो अन्य चीजें जाती हैं जो घातक होती है प्रकृति के लिए, उन पर अंकुश लगाया जा सके? निश्चित रूप से प्लास्टिक पॉलिथीन फ्री जोन हो सकता है, लेकिन सरकार की कोई स्पष्ट मंशा न होने के कारण, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी पॉलिथीन उन्मूलन के लिए जो है कानून आया है, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। स्थानीय स्तर पर उसको लेकर प्रशासनिक जागरूकता की कमी है। वैसे जी, जो मंदिर का प्रबंधन करने वाले लोग हैं, जो 4 धाम हैं या अन्य पवित्र स्थल हैं मनोज जी, उन धाम के संचालकों के साथ कभी कोई बातचीत हुई? क्योंकि मंदिरों में लोग लेकर जाते हैं, चीजें चढ़ाते हैं, फूल पत्तियां, पॉलिथीन के पैकेट लेकर जाते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। कभी वहाँ कुछ चर्चा की हम इसको किस तरह अंकुश लगाए? मंदिरों के अभी जो BKTC है, बद्री केदार मंदिर समिति, उनके सम्मानित अधिक अध्यक्ष है, उनको भी मिला है। और मैंने जो यात्री हैं उनके कुछ लिटरेचर तैयार किया है कि वो धामों में आए, उसके धामों का महात्म्य लिखा है, उसके बाद आग्रह भी किया है कि आप धामों को पवित्र रखने के लिए कार्य करें। जी, मुझे लगता है कि मुश्किल बहुत है, चुनौतीपूर्ण ये काम है, क्योंकि लोगों की आदतों का बदलाव, उसमें समय बहुत लगता है आदत बदलने में लोगों की, लेकिन ये प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जहाँ कुछ होटलों वगैरह में लोग रहते हैं मनोज जी, जैसे जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो ठहरेंगे,
या कहीं से परमिट लेते हैं, कहीं से कुछ चीजें खरीदते हैं, उन जगहों पर भी अगर दुकानदार या होटल के मालिक या जो बैरिकेड जहाँ पर टोल वगैरह होता है, वो लोग भी साथ के साथ अगर निवेदन करते रहें कि आप प्लीज कहीं कूड़ा कचरा बाहर मत फेंकिएगा, कहीं ना कहीं असर शायद इन चीजों का हो सकता है सकारात्मक, क्योंकि बार बार जब चीजें कही जाएंगी तो शायद उसका परिणाम कुछ अच्छा निकले। मेरा जो मानना है सर कि पूरा देवभूमि में लोग व्यावसायीकरण का जो प्रभाव है उससे जो है लोगों में प्राकृतिक संवेदनशीलता कम हुई है, और जो प्राकृतिक क्षेत्र में जो मर्यादाएं, जो इको सेंसिटिव जोन है, उसमें मर्यादाएं जो थी उसको लोग भूल चुके हैं जी। तो ये एक आर्थिकी जो का आधार जो है पर्यटन को मान करके जो अधिसंख्यक पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनके लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं है, शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, उनके वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, ये एक बड़ा संकट है। ये बात चिंतनीय है, लेकिन आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज सिर्फ 3 लोगों से बात करते हुए भी हमें ये हौसला बन रहा है हमारा कि नहीं, आप लोगों को प्रेरणा से दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को आगे लेकर बढ़ेंगे। आप तो इतने वर्षों से अपने कॉलेज के जीवन से ही बहुत सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और आज भी हैं। आपका बहुत बहुत आभार भी हम व्यक्त करेंगे मनोज पेंजवाल जी कि आप हमसे जुड़े और ये बातें हमसे आपने की हैं। लेकिन चलते चलते अनुरोध भी आपसे करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुमाऊनी या गढ़वाली गीत जो वहाँ गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, बहुत सुंदर गाए जाते हैं। मुझे लगता है जैसे हम गीत को सुनते हुए पहाड़ों में पहुंच गए हैं। कुछ आप गुनगुनाएंगे क्या? कुछ मेरा ख्याल है गुनगुनाते तो होंगे आप जरूर। पर्यावरण को लेकर के एक पीड़ा है, तो इसलिए पेड़ों के जो चिपको आंदोलन से भी ये क्षेत्र का जुड़ाव रहा है, तो पेड़ काटने के लिए पीड़ा है कि पेड़ न काटे, उस पर एक गीत की कुछ लाइनें मैं दोहरा सकता हूँ। अरे जरूर। तो डालियों न काटा चुचू डालियों न काटा, डाल कटल ते माटी बगली ना कुड़ी ना कुंगी ना, खेती बचली ना काटा तो डालियों न काटा चुचू डालियों न काटा। धन्यवाद। इसका मतलब क्या है मनोज जी? पेड़ मत काटो, अगर पेड़ काटेंगे तो मिट्टी बहेगी, आपकी खेती बहेगी और कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए पेड़ काटने के लिए थोड़ा जागरूकता के लिए गीत है। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण गीत है, बहुत प्रेरक गीत है, और मुझे लगता है इन गीतों के माध्यम से भी लोगों के बीच में जागरूकता फैलती होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, और इसी उम्मीद के साथ मनोज जी आपने हमसे बात की, समय दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम उत्तराखंड के ऐसे 3 समाज सेवियों से बात कर रहे हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया था। गुप्तकाशी जगह है उत्तराखंड में, बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत पवित्र जगह है। उसी जगह से इस समय श्री सुरेंद्र बगवाड़ी हमसे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सर जी। देखिए, आपने तो जो सेवा का अपना अभियान चलाया हुआ है, मेरा ख्याल है पिछले 4-5 सालों से आप लगातार काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात और सबसे प्रेरक बात तो ये भी लगती है कि आपने उसका नाम ही मन की बात रख रखा है जी। ये नाम मन की बात कैसे आपने रखा? कि मैंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम चलाया, हाँ, तो उन्होंने स्वच्छता पर जब जिक्र किया, अच्छा, तो मैंने कहा ये प्रधानमंत्री जी ने तो मेरे मन की बात कर दी। वाह। तो इसलिए मैंने उसका नाम मन की बात रखा है। बहुत सुंदर। आप ये बताएं कि आपको कैसे ये महसूस हुआ कि आपको इस काम में आगे बढ़कर हाथ बटाना ही नहीं बल्कि उसका नेतृत्व भी करना है, अपने क्षेत्र में आप लीड कर रहे हैं इन कामों के लिए? ऐसा हुआ कि मैं मॉर्निंग वॉक में जाता था 4 बजे। अच्छा। और मैंने लगातार एक महीने जाने के बाद मेरे मन में आया शाम को, हाँ, कि मैंने कहा ये फालतू काम हो रहा है कि उधर से उधर जा रहा हूँ, घूमने वापस आता हूँ। तो अपनी पत्नी से कहा, मैंने कल से जो है झाड़ू उठाऊंगा। अच्छा। तो मेरी पत्नी जी ने एक शब्द सीधे बोला है कि मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आऊंगी। वाह। और रात भर मुझे नींद नहीं पड़ी। सवेरे में मैंने अपना हथियार पकड़ा, हाँ, और मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने इंटर कॉलेज के गेट पे जाऊंगा, और वहाँ पर मेरी गंदगी देखी हुई थी जी, इंटर कॉलेज के गेट पर। तो मैंने कहा मेरी स्कूल है, मेरे बच्चों की स्कूल है, पहले मैं वहाँ से सफाई अभियान चालू करूंगा। अरे वाह। तो 2 दिन तक लगातार मैंने अकेला काम किया। अच्छा। अब तीसरे दिन मेरी पत्नी आ गई, चौथे दिन जो है 2-4 लड़के और आ गए। तो ऐसे करते करते मैंने हाजिर रजिस्टर बनाया, और मैं हाजिरी भरता गया कि जो मेरा साथ देगा मैं हाजिरी भरूंगा। और उसके बाद मैंने गांव में गुप्तकाशी जो बाजार कस्बा है उसमें जो है प्रत्येक परिवार के पास गया
कि मैंने कहा मैं स्वच्छ अभियान चलाऊंगा, आप 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। तो सारे लोगों ने मेरे पास नाम लिखा दिए, करीबन 700 लोगों ने? जी। तो 10 आदमी कर्मचारी थे जिला पंचायत के यहाँ। अच्छा। तो वो मेन बाजार में साफ करते थे, लेकिन ब्रांच रोड में नहीं जाते थे। अब वहाँ नहीं जाते थे तो मैंने जहाँ वो नहीं जाते थे वहाँ के लिए मैंने 2 आदमी सफाई नायक रखे 9,000 18,000 में, और लगातार 4 महीने तक काम किया उन लोगों ने। तो कुछ लोगों ने नहीं दिया, उनका पैसा जो है मैंने अपनी जेब से भरा, करीबन 20,000 रुपया। और उसके बाद मैं डीएम साहब गिलजाल जी के पास गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। उसके बाद मैंने सर्वे कराई डंपिंग जोन की। अच्छा। उन्होंने वो पास कर दिया था गिलजाल जी ने, डंपिंग जोन। अच्छा। और उसके बाद गिलजाल जी चले गए दिल्ली, और तब काम अधूरे में रह गया। और कई बार सरकार से मिला, सबसे मिला, कोई नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जिसके पास फाइल दी वो फाइल दोबारा मेरे से बात ही नहीं हुई। अच्छा। तो मैं अपने दिल को कोसता रहा जी। और लेकिन नमामि गंगे पर पलिता मारते हुए यहाँ गधेरे में, दोनों गधेरे में कूड़ा पड़ता है महाराज, मैं नमामि गंगे का, तो मुझे बड़ी लज्जा आती है। सुरेंद्र जी, अभी तक जो डंपिंग ग्राउंड या जो कूड़ा फेंकने की कोई जगह जो है निर्धारित नहीं हो पाई है? हाँ, हो पाई है। मेरे पास नगर पंचायत जय उच्च मठ के द्वारा सर्वे करा रखी है। आश्रम के पास नाला ग्राम सभा की जमीन है। उसके बाद मैं डीएम साहब के पास मिला था, तो मैंने कहा था कि नाला गांव के 2 कर्मचारियों को, आप प्रधान जी को आश्वासन दीजिए कि वहाँ के गांव के लोग उस मशीन पर काम करेंगे तो वो जमीन दे देंगे, उनकी फालतू जमीन है। अभी एनएच का जो है डंपिंग जोन बना हुआ है, वहाँ पर केवल कूड़ा गाड़ी और डंपिंग जोन चाहिए। उसके बाद सरकार से कोई मदद मांगने की जरूरत नहीं है मेरे को। जी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो घर से कूड़ा निकले, लोग कूड़ा दे जब, तभी अलग अलग करके दे, ताकि छटाई का भी काम की जरूरत हो न पड़े? जाएगा। उसके लिए मैंने डस्टबिन की व्यवस्था कर रखी थी कि मैं डस्टबिन प्रत्येक मोहल्ले में रखूंगा। अच्छा। और मेरा आदमी जाएगा और वो कूड़ा डालेगा, कांच वाला अलग, लोहे वाला अलग, और खाने पीने वाला बंदरों को इकट्ठा करके एक जगह पर बंदरों के लिए भोजन के लिए ले जाऊंगा। अच्छा। लेकिन लापरवाही के कारण और सरकार ने मेरी एक बात नहीं सुनी, इसलिए मेरा जो है स्वच्छता अभियान फेल हुआ। सुरेंद्र जी, एक चीज तो है, आप जो कह रहे हैं समस्याएं वाकई मतलब विकट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति अगर अपने आसपास भी सफाई कर देता है तो स्वच्छता अभियान में वो योगदान है उसका बहुत बड़ा। जी। तो यहाँ के लोगों का विश्वास फिर जग गया है कि काम होगा। अब वो सब मुझे बोल रहे हैं कि अब होगा व्यवस्था। सारे कस्बे के लोग खुश हो गए महाराज कि हमारे गुप्तकाशी का नाम प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला। बिल्कुल। और सबकी आशा है कि कूड़ा गाड़ी तुरंत पहुंच जाएगी, ये आशा हो गई है लोगों की। अगर नहीं आएगी तो मेरी भी बेइज्जती नहीं। केवल कूड़ा डंपिंग जोन और कूड़ा गाड़ी चाहिए। उसके अलावा उसके बाद में जो है गुप्तकाशी विश्वनाथ जी का मंदिर का पानी जो है बहता रहता है जी, तो मैं वहाँ मशीन लगाऊंगा। मैं पूरे गुप्तकाशी में फूल लगाऊंगा। मेरे अभी जो है आधा रोड में फूल लगाए हुए हैं। अच्छा। कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ चारों तरफ, अच्छा, कहीं बैठने का नाम ही नहीं है कि कहीं पर 2 कुर्सी लगे मिले। सबकी अपनी सीमाएं होंगी और मुझे लगता है, लेकिन एक बात तो है कि प्रधानमंत्री जी ने जब जिक्र किया है तो प्रशासनिक स्तर पर भी थोड़ी सी सुगबुगाहट होगी और वो लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे और आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जो योगदान वो दे सकते हैं, जिस तरह से मदद कर सकते हैं, योगदान वही है और कुछ नहीं। हाँ, मैं खुद सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं डालूं कहाँ, ये है चक्कर। अब सरकारी जमीन में सरकार देगी तब वही डालूंगा। जी जी। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, आबादी बहुत बढ़ गई है, नगर पंचायत हुआ नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जिला पंचायत व्यवस्था करती है केवल स्टेशन की, इधर उधर कुछ नहीं। शौचालय है, लेटरिन बाहर जाते हैं। कई बार पकड़ा मैंने 3 बजे 4 बजे, कईयों को उठाया मैंने कहा मेरा मोदी जी का मिशन है कि स्वच्छता अभियान लाना है, हाँ। बाहर किसी को नहीं जाना है। तो 3 बजे रात जो है मैंने उठाया बैठे बैठे। लेकिन मैं क्या करूँ, सारे दरवाजों ने मेरे जो है हालत खराब कर दी, किसी ने सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। वही लास्ट बात वही है, नारा लगाइए, बच्चों को बोला अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, उसकी सफाई कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। वाह, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेंद्र जी समय देने के लिए और बात करने के लिए। और हम चाहेंगे और ईश्वर चाहेंगे तो जरूर आपका जो प्रयास है वो सफल होगा और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। स्वच्छता को लेकर जो आपका संकल्प है वो पूरा होगा। तो आपने स्वच्छता अभियान को संज्ञान में लिया, मैं भी आपका आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि अवश्य सरकार के पास मेरी आवाज पहुँचेगी और गुप्तकाशी के लिए स्वच्छता अभियान के लिए मदद होगी, तो मैं सरकार का भी आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए।
श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में अब हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हैं चंपा देवी जी। चंपा देवी जी भी उत्तराखंड में ही हैं और एक गांव है, बड़ा सुंदर सा है, छोटा सा गांव है देवर, वहीं की रहने वाली हैं, वहीं आसपास अपना काम भी करती है। और उनका काम क्या है, प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में उसका उल्लेख किया था। तो आइए सीधे जुड़ते हैं चंपा देवी से। चंपा जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपको मेरा प्रणाम है। मैं ग्राम देवर की रहने वाली हूँ जी। मेरा नाम चंपा चौहान है। मैंने सन 84 से, मेरी एक बंजर भूमि थी, वहाँ कई प्रजाति के पेड़ लगाए हैं, जैसे बांज, बुरांस, काफल, उतीस, अंगा, सोड़ी, पैया, सुंदेर, मोरू, रिंगाल इत्यादि बहुत सारे प्रजाति के पेड़ हैं। वहाँ मैंने बहुत संघर्ष से वहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं। आज वहाँ बहुत घना जंगल है, पशु पक्षियाँ भी वहाँ निवास करती हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही घना और बहुत ही रमणीक जगह है। मैं आज तक वहाँ पर्यावरण पर कार्यरत हूँ। स्वच्छता, पर्यावरण और प्राकृतिक जल स्रोतों पर हम कार्य कर रहे हैं। मेरा गांव पहले बहुत गंदा था, लोग शौच बाहर जाते थे, शौचालय होने से अब कोई बाहर नहीं जाता है। वो कूड़ा इधर उधर फैलाया रहता था, बहुत गंदा लगता था। मेरी सिद्धपीठ माँ भगवती ज्वालामुखी मेरे गांव में है, वहाँ जाने का रास्ता था, वहाँ पूरा कूड़ा फैलाया रहता था। अब हमने कूड़ादानी बना के वो व्यवस्थित ढंग से वहाँ कूड़ा डालते हैं। काफी परिवर्तन गांव के लोगों में आ गया है। मैं गांव में महिलाओं का नेतृत्व भी करती हूँ, हमने समूह बनाए हैं। चंपा जी, जो आप गांव में महिलाओं के साथ काम कर रही है, मेरा ख्याल है 3-4 साल से आप लगातार लगी हुई हैं। मैंने सुना है कि वो जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसके प्रबंधन का काम भी आप उनको सिखा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने खुद कहाँ से सीखा ये सब? मैं वहाँ उनसे जुड़ी हुई सेवा इंटरनेशनल द्वारा प्रवाह कार्यक्रम में जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं को बोलती हूँ कि आप कूड़ा एक जगह में व्यवस्थित रखो, उधर उधर मत फेंका करो। हमने अपनी धरती माँ को स्वच्छ रखना है और हरा भरा रखना है। जी। कूड़ा तो जैसे कई तरह का कूड़ा गांव में भी इकट्ठा होता है और गांव में प्लास्टिक की बोतलें भी हैं, पॉलिथीन है, ये सारी चीजें भी आई जाती है इधर उधर से। तो अब उसका क्या करते हैं आप लोग? अब यहाँ गांव में बहुत परिवर्तन हो गया। पहला इतना गंदा था, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन बहुत परिवर्तन आ गया है। तो ये जो कूड़ा कचरा इस तरह का प्लास्टिक का होता है, उसको कैसे आप उसका निस्तारण करते हैं आप लोग? वो कूड़ादानी बना रखे है ना हम उनसे सेवा इंटरनेशनल द्वारा। अच्छा। तो वहाँ ले जाते हैं महिलाएं। तो कुछ इधर उधर रहता है, होता है गांव में, फिर भी अभी लोग अभी थोड़ा अनजानी है इन चीजों से। लेकिन हम उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए, वो कूड़ादानी में डालने के लिए बोलते हैं, तो काफी परिवर्तन आ गया उनमें। देखिए, बार बार कहने से चीजें कैसे बदलती हैं, आप खुद जैसे कह रही हैं और तो हमने भी बार बोलने से, जैसे बूढ़े हैं हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बोलने से वो अपनी बहुओं को अपने घर में बोलती हैं। तो ऐसे करके हम उनको समझाते हैं, ऐसा मत करना। तो जो हमारी बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, हमारी बुढ़ सासू जी, हमारी सासू जी, तो उनको बोलते हैं, वो अपने घर में बोलते हैं, तब इससे काफी प्रभाव होता है। अच्छा चंपा जी, घर का गार्डन है, उससे बोल दो तो सबको बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही फॉर्मूला आपने पकड़ा है कि नहीं? तो चंपा जी, जब हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि जब आपने शुरुआत की थी तो इस तरह से आगे आप बढ़ते गए, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी आई, काफी संघर्ष करना पड़ा। अरे बाप, ऐसा संघर्षमय जीवन मेरा रहा। अच्छा, क्या बताऊं मैं आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, किस तरह की चुनौतियां रही सामने आपके? अब चुनौती ये थी कि सन 89 में मेरे पति जो हैं अचानक वो शांत हो गए थे। अच्छा। तो फिर मेरे 2 बच्चे थे, उनका पालन पोषण करना, फिर वहाँ मैंने जो पेड़ लगाए थे उनका पालन पोषण करना। जो वहाँ कोई गांव का होते हैं, गांव में कोई नुकसान कर लेता था तो मुझे इतना दर्द मेरे को होता था कि मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे को बहुत दर्द होता था। मैं कहती थी कोई मैं जान ले लेकिन मेरे जंगल पे कोई नुकसान ना करे। क्या बात। इस तरह से मैंने उस जंगल को अपने बच्चों का जैसा मैंने पाला है। मेरे उस पर्यावरण पर मेरा जान बसती है। आपको कैसे लगा और क्यों लगा और कब लगा चंपा जी कि ये बहुत जरूरी है? एक दिन की बात है, मैं गाय सेवा भी करती हूँ। एक दिन मैं अपनी खानी में वहीं गाय को घास देने के गई, तो वहाँ मैंने देखा 2 बच्चे शेर के वहाँ खेल रहे थे। तो एक बार मैंने देखा तो वो इतना उछल कूद रहे थे वहाँ कि मैं देख के उनको, मेरे को इतनी खुशी हुई। फिर मेरे को डर भी लगा, मैंने कहा अगर शेरनी होगी तो बच्चों के लिए मेरे पे झपकेगी। तो मैंने इधर उधर देखा तो वो जंगल वो शिकार लेने के लिए, बच्चों के लेने के लिए वो गई थी। तो शेर के बच्चों की नजर मेरे पे पड़ी,
तो एक सुरंग है वहाँ, आप आएंगे कभी तो मैं आपको दिखाऊंगी। जरूर। तो वो सुरंग के नीचे बच्चे छुप गए। हाँ। तो मैं भी सीधे ऊपर गई, तो मैंने गाय के लिए घास निकाला, तो मैं उस रास्ते में आई। मैंने कहा आप बच्चों को बार बार परेशान नहीं करना है। मैं दूसरे रास्ते से निकल के गाँव आ गई। अच्छा। तो जैसे जंगल में शेर होता है ना, वो अपने बच्चों को जैसे असुरक्षित समझता है ना, तो वो उठा के वहाँ ले आता है अपने बच्चों को। वहाँ सुरंग है एक बहुत अच्छा, तो वो उस सुरंग के नीचे वो अपने बच्चों को रखता है। अच्छा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे ही बच्चे होंगे वो। क्या बात मेरे को बहुत ही सुकून मिलता है उस चीज को देख के। एक हिरन है वहाँ, तो हिरन भी जैसे मेरे को देखेगा वो, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पालतू होगा वो। मेरे को देख के एक वो डरता नहीं है। आप आएंगे तो मैं उसका रात का आशियाना भी आपको बताऊंगी। कितनी सुंदर सी आपने अपनी दुनिया बना रखी है। वहाँ पे हाँ जी। शेर शेरनी के बच्चे भी हैं, वहाँ पे हिरन भी है। और बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, एक हाँ। दो आपके खेलते कूदते हैं वो उन झाड़ियों में, फिर चले जाते हैं। अच्छा। और पक्षियों का घोंसला देखना, उनके बच्चों को देखना मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि अब क्या बताऊं मैं आपको। जी नहीं, मैं समझ गया, आपकी बातों में वो बात झलकती है जो आप पशु पक्षियों या हाँ जी। प्रकृति के लिए आपके मन में हाँ प्रेम जी, है। वो भी और हमारे इतना आशा सा- नहीं पे हैं। जी लेकिन जो आपने ये वन, आपने मिश्रित वन जिसको आप कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तरह के पेड़ आपने लगाए, पौधे लगाए, तो कितने बड़े क्षेत्र में है वो, कितना बड़ा एरिया है? वो करीबन 250 मीटर लंबाई है, हाँ। 200 मीटर चौड़ाई है। इतने बड़े एरिया में जो पेड़ लगाया आपने खुद हाँ जी, अपने अपना है हमारा। अपने बूते पर लगाया आपने अकेले? हाँ जी, उसको लगाया मैंने। अच्छा। हाँ ये जो इसमें तो आप बहुत आना जरूर, आप आना जरूर देखने के लिए। जरूर चंपा जी, आप जैसी आज बात कर रही आपसे हैं, मेरा निवेदन है जी। कि आप जरूर आना। आप जिस तरह कह रही हैं और जिस तरह बता रही हैं ना अपनी जगह के बारे में, तो सचमुच ये बहुत दिली इच्छा है कि हम आएंगे और जरूर आएंगे किसी न किसी दिन आपके आप जरूर आना, मैं उन पशुओं का आशियाना भी आपको बताऊंगी। यहाँ। जी बिल्कुल आएंगे चंपा जी। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। वैसे तो आपको देखिए, आप गाय से भी बड़ा प्यार करती हैं, गाय की बड़ी मैं देखभाल गाय से करती बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। फिर एक दूसरा काम भी मैं करती हूँ। हैं। जी। हमारी जो है, जब वो पेड़ों में यहाँ आप गाय थी, तो हमारी एक संस्था आई थी हेमोथान, तो उन्होंने भी गांव में लोगों की बहुत मदद की। अच्छा। और उसमें उन्होंने समूह बनाए, तो उसमें उन्होंने हमको बहुत सारा चीज दिया। तो एक उसमें दूध डेयरी भी हमको दी थी उन्होंने। अच्छा। तो उसमें मैं दूध संरक्षण का कार्य भी करती हूँ सुबह में। तो वो ऐसा है कि जैसे कोई असहाय है, कोई निराश्रित है, कोई गांव में बाजार तक दूध नहीं ले जा पाता है, तो उनका दूध भी संरक्षण करके यहाँ रोड तक ले जाती हूँ मैं। ग्रामीण आजीविका मिशन पर मैं काम कर रही हूँ। तो आप अकेले ये सारा काम करती हैं? हाँ जी, अकेला करती हूँ मैं अकेला खेती का काम भी करती हूँ, गाय का काम भी करती हूँ, और ये सब काम करती हूँ। चंपा जी, जो सहकारिता संगठन है आपका, वो सिर्फ दूध से संबंधित काम ही करते हैं या नहीं, और भी दूध से चीज़? संबंधित नहीं है, वो सरकारी है, ये ग्रामीण आजीविका मिशन। वो हमारा इसमें बहुत सारा काम है, जैसे लोन लेना, आजीविका पर वो है हमारा, जैसे हमारी आजीविका बढ़े, कैसे बढ़े। कोई लड्डू बना के किराना में दुकान में बेचता है, कोई अगरबत्ती बनाते हैं, हम दूध डेयरी पे काम करते हैं। ऐसा आज मतलब आजीविका बढ़ाने का हम काम करते हैं। जो गांव में निराश्रित और असहाय रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं, टाइम टाइम पर उनको पैसा देते हैं, जिससे उनका अपना रोजगार चले। इस पर भी मैं काम करती हूँ। और आपके बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चे तो मेरे 2 रोटियों के लिए घर पे नहीं है, वो पलायन कर रखा उनका, उसका मेरे को बहुत दुख है। मैं अपने बच्चों के बीच नहीं हूँ, बच्चे मेरे कलकत्ता में हैं। वहाँ अपनी तो रोजी रोटी थोड़ा के लिए वहाँ प्राइवेट काम नौकरी करते में वो काम करते हैं। तो यहाँ आप गांव में अकेले रहती हैं? हैं। हाँ, मैं गांव में अकेले रहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा गांव ही आपका परिवार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना? जी, जब आप लोगों के लिए इतना करती हैं, तो लोग भी तो आपकी चिंता करते हाँ होंगे, जी, आपके हाँ बारे जी, में करते हाँ होंगे। जी। थोड़ा बच्चों की कमी तो मेरे को खलती है। ये तो है, सही बात है। और ये जी। उत्तराखंड की और पहाड़ों की बड़ी त्रासदी है चंपा जी, कि हमारे हाँ जी। युवाओं को ऐसे घर से जाना पड़ता है रोजी रोटी के लिए, मजबूरी सी हो हाँ जाती जी, है। हाँ जी। पर कोई बात नहीं, चलिए, ये तो जीवन है, जीवन का संघर्ष है, और इसमें हाँ, अभी तक संघर्ष है, संघर्षमय जीवन है, जी। करना ही है। अच्छा, ये जो आपका गुप्तकाशी जगह है, इसका क्या महत्व है, महात्म क्या है इसका? यहाँ का तो बहुत महत्व है। यहाँ से हमारे पूर्वज बताते हैं, जब कौरव पांडवों में जब लड़ाई हुई थी, तो पांडव अपने पापों को ढूंढने के लिए सिद्धि की ढूंढ निकले थे, तो सिद्धि गुप्त काशी में से लुप्त हो गई थे। ऐसा है, यहाँ हमारा विश्वनाथ है वहाँ पे। तो यहाँ उन्होंने वास किया था, रहे थे यहाँ
हाँ जी, सामने पे ऊखी मठ है, वहाँ ओमकारेश्वर भगवान है। मैंने वो वहाँ ऊखी मठ में रहते हैं केदारनाथ बाबा। चंपा जी, इतनी अच्छी जगह है, धार्मिक महात्म्य है इस स्थान का, सुंदर भी बहुत है, तो पर्यटक तो बहुत आते होंगे यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत आते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है यहाँ, वो बोलते हैं आप तो स्वर्ग में हैं। क्या बात है। आपको किस चीज की चिंता है, ऐसे बोलते हैं वो। अच्छा। कभी हमारे घास की वो टोकरियाँ अपने पे ले जाते हैं, फोटो खींचते हैं, हमारे साथ खींचते हैं, ऐसे बहुत ही खुश रहते हैं वो। हमको कहते हैं मनवा की रोटी खिलाओ हमको, और वो चौसा होता है हमारा, अपना घर का खाना हमको खिलाओ, बोलते हैं वो। लेकिन वो जब ये कहते हैं कि आपको क्या चिंता है, तो आपको तो कहना चाहिए, और आप कहते होंगे कि एक ही चिंता है हमारी, कि ये जो धरती माँ है वो बची रहे, पर्यावरण बचा रहे, और इसमें उनका सहयोग चाहिए, क्योंकि वो लोग आते हैं तो कहीं न कहीं किसी रूप में कोई गंदगी छोड़ देते हैं। या पॉलीथीन। बाबा का धाम है, वहाँ गंदा करना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अब बोलेंगे हम उनको कि आप आए हैं यहाँ, तो बाबा आपको झोली भर के देगा, तो थोड़ा बाबा का स्थान गंदा मत रखना, इस चीज को हम बताएंगे उनको। जी बिल्कुल, झोली भर के देगा बाबा। बाबा तो बहुत ही दयालु हैं, वो आपकी जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, लेकिन बस थोड़ा बाबा का स्थान गंदा मत करना। बहुत अच्छी बात वो है। एक स्थान पे वो जो है वो पॉलीथीन उसको रखना, पूरे जगह मत बिखेरना उसको। जी जी, और इकट्ठा रखें, और उसको जहाँ कूड़ादान हो वहाँ उसको डाल। हाँ जी, हाँ जी, होगी व्यवस्था है, वो व्यवस्था तो रहती है ना जी। इधर उधर मत फेंको उसको। बस इतनी सी बात है। से आए हो, थोड़ी चीज पे क्यों ऐसा कर रहे हो जी। तो बाबा नाराज होता है तो प्राकृतिक आपदाएं तभी तो आती हैं। तभी आती हैं, सच बात। हाँ जी, हम ही लोगों की गलती से आता है, ये सच बात है। अगर हम संभल गए तो ये आपके यहाँ नहीं आएंगे, हम ही निमंत्रण देते हैं इस चीज को। हाँ, सच कह रही हैं आप। और वैसे भी हर साल हम विश्व पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाते हैं आज कि हम मनाएंगे उसको 5 दिवस को, विश्व पर्यावरण दिवस को, अपनी माँ ज्वालामुखी, हमारा सिद्धपीठ ज्वालामुखी है ना यहाँ। हाँ हाँ, मंदिर है हमारे गांव का जी, तो उससे हम शुरू करेंगे। तो बोला है मैंने गांव में सभी माता बहनों को कि आप आ जाना। चलिए, बहुत अच्छी बात है चंपा जी। हाँ जी। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आपसे बात करके इतनी प्रेरणा मिलती है और इतनी खुशी मिलती है, और आपकी बातों में इतना उत्साह दिखता है इस काम को लेकर, समाज सेवा को लेकर। तो आप हमारे लिए तो प्रेरणा है, हम तो आपको नमन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। हाँ, आपका ही आशीर्वाद है, भगवान का है, वो जो भी करा रहा है वही करा रहा है मुझसे। जी, और देखिए इसी वजह से अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आपका उल्लेख किया, आपका नाम लिया, कैसा लगा आपको? मैं उनको दिल की गहराई से प्रणाम करती हूँ, उन्होंने इतना मेरे लिए बोला है तो मुझे बहुत ही प्रशंसा होती है। निश्चित रूप से किसी को भी होगी चंपा जी। अच्छा, एक चीज बताएं, आप गाने सुनती हैं, फिल्मी गाने? फिल्मी गाना है ना, गाना नहीं गाती मैं। हाँ, तो पर जैसे महिलाओं को मैंने कीर्तन भजन सिखवाया है। तो गढ़वाली तो आता होगा आपको? हाँ, करते हम। गढ़वाली गाने तो गाती होंगी? गढ़वाली गाने? हाँ। ओ हाँ जी, तो एक दो गुनगुना कर सुनाइए ना गढ़वाली गीत कोई। थोड़ा पर्यावरण पर थोड़ा बोलूंगी मैं। हाँ हाँ, जरूर। ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा बोलूंगी गढ़वाली गाना पर्यावरण पर। जी। यूं प्यारा पहाड़ों में डाली लगावा, बांधी बुरा से ने बोने से जावा, पहाड़ी पहाड़े से किले से मांगा, क्यों नांगा पहाड़ों ते डालियन डकावा, सूर्या बाको ने डाली हिलांदी, डाली में बेटी से घुगती गुरांदी, डाली लगाणों को पुण्य सी भारी, ना काटा तो डालू लगावा, पर्यावरण ते सुख चैन जावा, किया निधि छेड़ों ते यूं ते जगावा, देवी भूमि चिन्ह छाती हमारी, देवतों का ठोया के डाली लगावा, ना काटा तो डालू लगावा, बांधा ना धेरा तो बाड़ा सगवावा, डाली बोठुड़ों में पंछी को प्राण, बोली गोला से के पंछी पखाणो, मन की होना को फर्ज निभावा, यो प्यारा पहाड़ों में डाली लगावा। कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा। और देखिए, हमें समझ में भी आ रहा था कि आप जो गा रही हैं उसमें क्या शब्द जो आते थे ना, उससे हम समझ जाते थे कि किस बारे में गा रही हैं। लेकिन इसका भाव क्या है, आप क्या कहते हैं इस गीत में? जैसे ये है ना, ये हमारे प्यारे पहाड़ हैं, इनमें डालियों को लगाओ, और जैसे डाली लगती है तो जैसे पवन आता है तो डाली की पत्तियां हिलती हैं। हाँ। इस गाने में जो है पर्यावरण का पूरा निखार है। जी जी।
बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा गीत है और आपका काम भी इतना प्रेरक है चंपा जी। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आप यूं ही लोगों को प्रेरित करती रहें, इस काम को आगे बढ़ाती रहें और आपका यश जो है वो चारों तरफ फैले, लोग आपसे प्रेरणा प्राप्त करें। बहुत बहुत आभार आपका हमसे बात करने के लिए। आपको धन्यवाद। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात से हमें प्रेरणा मिली और हमने संपर्क किया मनोज बेंजवाल जी, सुरेंद्र बगवाड़ी जी, चंपा देवी जी से और आज इस कार्यक्रम में तीनों से हमने बातचीत की। सीधी और सरल बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी हालत में इस धरती को और पर्यावरण को बचाना है और इस बात की प्रेरणा तो हमें स्वयं अपने धर्म से भी मिलती है। इसलिए चाहे हम जहां भी जाएं, पर्यटक के रूप में जाएं या तीर्थयात्री के रूप में जाएं, लेकिन अपने इस संकल्प को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए मन की बात में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबसे एक आह्वान भी किया है। क्या है वो, आइए सुनते हैं। अभी हमारे देश में चार धाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई न कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाए, इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे, शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है, उसे जरूर बनाए रखें। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। तो श्रोताओं, सुना आपने प्रधानमंत्री महोदय के इस आह्वान को और उनकी इस अपील को, और मुझे लगता है कि इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करने की जरूरत है। और क्या करना है ये आप हम सबसे बेहतर जानते हैं और ये विश्वास भी हमें है कि हम सब मिलकर जरूर एक सकारात्मक दिशा में इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे जो प्रकृति से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं। एक बार पुनः आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस संकल्प को हम मजबूती दें और अपने आप को पुनः कृत संकल्पित करें भविष्य के लिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ अब मुझे जयनेंद्र को अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।